जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 7 है इंडियन पॉलिटी का। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का दोस्तों जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारण क्या है? कारण दोस्तों सीधा सा है कि इस लेक्चर में जो है आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यूपीएससी ने जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहीं से पूछता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए ये लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना किसी बकवास के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में जो है मैंने, अगर आपको बताऊं तो मैंने पिछले 6 लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें मैंने यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया। और जो पिछला लेक्चर था यानी कि 6 लेक्चर था, उसमें मैंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवोल्यूशन था उसको जो है कवर किया था बहुत डिटेल में। जो है ऐसे लेक्चर शायद आपको मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक कंप्लेन आई थी कि जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग है उसको नहीं कवर किया। देखिए वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि उस पर यूपीएससी ना आज तक क्वेश्चन पूछे भी नहीं है। और लेकिन फिर भी चलिए आपने कहा है तो कवर कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कैसे दोस्तों बनी, तो उसको जो है आप समझ लीजिए। दोस्तों एक मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, काफ़ी विद्वान मेंबर थे, ठीक है। उनका नाम दोस्तों एम एन रॉय था, ठीक है। और मानवेंद्र कुछ ऐसे नाम था, ठीक है। तो उनका फुल फॉर्म, तो एम एन रॉय जो है काफ़ी विद्वान थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। हालांकि उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो काफ़ी फेल भी रहे हैं। तो 1934 में जो है डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एम एन रॉय के द्वारा उठाई गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर्मली डिमांड को जो है एक्सेप्ट करती है 1935 में। उसके बाद आपको पता है पिछले लेक्चर मैंने आपको अगस्त आफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टोटल जो साइज़ था वो 289 था, जिसमें से 292 लोग जो है प्रोविंस से थे, ठीक है। और ये प्रोविंस से जो लोग आते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे आते थे। ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा। 93 जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो प्रिंसली स्टेट से थे जिनको नॉमिनेट किया गया था। 4 जो लोग थे वो चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस थी वहाँ से आते थे। जैसे आज यूटी होती वैसे उस समय चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते थे, ठीक। और इस प्रकार से जो है अगर जब 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ तो ये मेंबर की संख्या 389 से घट कर के 299 हो गई। और इसमें जो है सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम, सिख, जनरल, एससी, एसटी। फर्स्ट अंतरिम जो प्रेसिडेंट थे इसके 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। परमानेंट प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग में 1946 में। वाइस प्रेसिडेंट इसके एस सी मुखर्जी थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे वो बी एन राव थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे 29 अगस्त 1947 को जो बनाए गए थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उनके साथ एक टीम थी जिनके नाम ये रहे आपके सामने। ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वर्किंग की बात की जाए तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी मीटिंग जो है 13 दिसंबर 1946 को होती है। और पहली मीटिंग जो है बायकाट की जाती है, और ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा। और 13 दिसंबर को जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पेश किया जाता है पंडित नेहरू के द्वारा, जो कि आगे चल कर के प्रियम्बल बनता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को ये लगा। सेशन टोटल 11 थे, 165 डे, 114 डे दोस्तों जो है डिबेट हुई। 64 लाख कास्ट आई। डिसीजन मेकिंग दोस्तों सहमति से होती थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है बी एन राव थे, जिन्होंने जो है इनिशियल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और इन्होंने जो है जो बी एन राव का ड्राफ्ट था और जो कमेटी की रिपोर्ट थी उनको जो है दोनों को कंसिडर किया। ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रेजेंट किया गया था नवंबर 1948 को। 26 और नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से अपना लिया गया। तब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है मोदी गवर्नमेंट में।
इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए उस दिन से हम लोग रिपब्लिक हो गए, रिपब्लिक डे मनाने लगे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो देश का होगा वो उसका चुनाव जो है इलेक्ट होता है, ठीक है, नॉट मोनार्की। टाइमलाइन की अगर दोस्तों हम बात करें तो पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मैं आपको बता चुका हूँ कि 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया इस तारीख को, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है मेकिंग हो गई बेसिक। कोई क्वेश्चन इससे कोई इफेक्टिव पूछा नहीं है, बस एक वो पूछ लिया था 29 वाला, अगस्त वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम बात कर लेते हैं साइलेंट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। साइलेंट फीचर की दोस्तों बात की जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन, क्योंकि इसमें अगर टोटल आर्टिकल की बात की जाए तो 470 अप्रॉक्स हैं। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में मैंने 450 बोला हुआ है दोस्तों, मैंने अप्रॉक्स बोला था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 470 450 को बहुत बड़ा मतलब मान लीजिए, तो कई बुक में 450 मिल जाता है, कहीं पे जो है 470, तो मैंने अप्रॉक्स बोला था, अप्रॉक्स जो है 470 मान लीजिए, ठीक है। 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है दोस्तों। जब मैं 470 आर्टिकल कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर में ऐड किए गए हैं, कुछ कुछ हटाए गए हैं। ऐसे अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो 470 आर्टिकल होते हैं, लेकिन आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी 395 हैं। आप बात समझिए, ठीक। दोस्तों लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया कि 470 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल। अमेंडमेंट टोटल 106 हो चुके हैं, और अमेंडमेंट के जो बिल आ चुके हैं वो 130 आ चुके हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और लैंडमार्क केस जजमेंट की बात की जाए तो केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, जिसमें जो है पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग की जो पावर थे उसको लिमिटेड कर दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर तक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते हो, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा जो है पार्लियामेंट पे रोक लग गई थी केशवानंद भारती केस में। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों क्यों है, उसके पीछे कारण समझिए। कारण है दोस्तों, हमने जो है बहुत सारे जो फीचर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वर्ल्ड के जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जो है फीचर्स को जो है बारो किया है, इसलिए सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्या मैंने किससे बारो किया है ये आपने अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। सेकेंड जो रीजन है वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविज़न है वो जो है दिए गए हैं, मुख्यतः ये दिए नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न भी दिए गए हैं, मतलब प्रशासनिक जो है उसके भी प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 22 में जो है गिरफ्तारी से रिलेटेड प्रावधान है, ठीक है, प्रिवेंशन डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 315 से 323 जाओगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रावधान है, प्रोविज़न आपको मिलेंगे। 280 से 281 तक जाओगे तो इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस कमीशन किस प्रकार से टैक्स का बंटवारा वगैरह होगा। दोस्तों वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जो है आज जानकारी दे देता हूँ कि हमारा जो चैनल है उस पर अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये चैनल सिर्फ एक मात्र चैनल नहीं है, ये यूपीएससी के लिए पूरी जर्नी है आपके लिए। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये जो पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीपीटी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, एडमिन को मैसेज कर दीजिए, आप हमसे बात भी कर सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सीसेट, इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इकोनॉमिक्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे इंडियन पॉलिटी, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का पूरा कोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी लेक्चर है लेकिन वो आपके काम के नहीं, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन, पाइथन, एचटीएमएल, ब्लॉकचेन, तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है एक ज़माने में। तो अगर आप यूपीएससी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप ओनली IAS PW से जो है प्रिपेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, प्रोमो कोड डाल दिया है, आप वहाँ से प्रोमो कोड उठाइए और बैच परचेज करने में लगा दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा रीज़न ये भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लंबा होने का कि हमारा जो सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से हमें SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न करने पड़े, ऑफिशियल लैंग्वेज काफ़ी प्रोविज़न करने पड़े, इमरजेंसी के जो है प्रोविज़न करने पड़े, क्योंकि हमारा सोशो कल्चरल जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये हमने पार्ट लिख दिए हैं और उसमें जो है जो प्रावधान है वो लिख दिए हैं।
दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट और सेंटर के लिए, ये भी जो है कारण है, ठीक है। और उसमें जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अनुसार अपने अपने कानून बना सकते हैं। जबकि अदर देशों में क्या होता है, स्टेट अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है सिंगल, और यूनियन का अलग होता है, तो छोटा हो जाता है। फिफ्थ रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो है स्पेशल और यूनिक प्रोविज़न है। जैसे कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, जैसे 371 आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे ए से लेकर जे क्लास तक, तो नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश स्टेट वगैरह के लिए जो है अलग से प्रोविज़न है, स्पेशल ताकत है। फिफ्थ शेड्यूल अगर आप पढ़ोगे तो जो है शेड्यूल एरिया और ट्राइब के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है स्पेशल। सिक्स शेड्यूल में जो है ट्राइबल एरिया स्पेशल। तो ये भी कारण है। सिक्स रीजन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है उनसे रिलेटेड भी प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 245 से 263 जो है सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में है। सेवन्थ रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब आर्टिकल्स हैं, उसमें जस्टिसाइबल भी हैं, नॉन जस्टिसाइबल भी। मतलब एक के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, एक के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो और डीपीएस के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ये भी डिटेलिंग का कारण है। एट्थ नंबर है भारी भरकम होने का कारण ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो भी जो है कारण है, ठीक है, क्योंकि वो बल्कि था। तो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। दोस्तों लीगल ल्यूमिनरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज़्यादा थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इस प्रकार से जो लोग थे वो काफ़ी जो है वकीलों का पूरा गढ़ था। तो ये भी कारण है। 10th नंबर में बात की जाए तो नॉर्मली लेफ्ट टू लिटिगेशन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों क्या है कि कन्वेंशन नहीं होती। कन्वेंशन का मतलब, जैसे मैंने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया था तो उसमें क्या था, कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन हमारे यहाँ कन्वेंशन वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को जो है लॉ बनाना पड़ता है, और ये भी दोस्तों एक कारण है। सेकंड जो फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि कुछ जगह पे जो है स्पेशल मेजॉरिटी से काम चल जाता है अमेंडमेंट करने में, कुछ जगह पे जो है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की भी जो है मदद लेनी पड़ती है। तो इससे स्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जो है बनी रहती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 3 से अगर आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो, कोई नया स्टेट अल्टर या बाउंड्री चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सीधे से जो है ऑर्डनरी लॉ जो है लाना पड़ेगा और सिंपली आप कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 368 में जो है आपको सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी देखने को मिलेगी। मतलब हमारे देश में अमेंडमेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। जहाँ पे एक तरफ सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है, तो वहीं पे जो है कुछ ऐसे अमेंडमेंट भी हैं जो स्टेट लिस्ट के, या मान लीजिए कोई वैसा प्रावधान है जिसमें स्टेट की जो है मतलब पावर कुछ होने वाली है गड़बड़, तो उसमें जो है स्टेट की भी रेटिफिकेशन चाहिए होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों टाइप का है, ठीक। जैसे यहाँ पे कुछ जजमेंट मैं आपको बता दूँ। आर्टिकल 246 से दोस्तों जो है पार्लियामेंट को जो है सब्जेक्ट के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है। शंकरी प्रसाद का केस था, उसमें पार्लियामेंट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है बदल सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ केस में जो है पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। केशवनंद भारती केस में कहा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डाल दी, पार्लियामेंट सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है उस सीमा तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इनमें कोई विघ्न ना पड़े। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बल्कि दोबारा री इन्फोर्स किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, और ये कहा कि पार्लियामेंट को जो है जो अमेंडिंग पावर है उसको पार्ट 3 से और पार्ट 4 जो डीपीएसपी हैं इनसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है पार्ट 3 में आप कुछ भी कर दें, पार्ट 4 को देखें ना।
क्योंकि पार्ट 4 जो है आपको आदेश देता है कि इस प्रकार का काम करना है स्टेट को। और पता चला फंडामेंटल राइट से जो है पार्ट 4 जो डीपीएसपी जो कह रहे हैं उनके राइट्स को जो है कर्टल कर दो। तो ऐसा भी नहीं करना है, बैलेंस करके चलना है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इफ़ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप द नेशंस ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल एंड ऑर्गेनिक पीपल। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि आप जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, रिजिड ना बनाए, क्योंकि इससे देश की ग्रोथ रुक जाएगी, चेंज नहीं हो पाएगा। क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड वी नो फ्रॉम हिस्ट्री। थर्ड फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक, रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया इज इलेक्टेड बाय द, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, वो बात अलग है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेटर सब इलेक्ट होते हैं, तो डेमोक्रेटिक हैं। और हमारे यहाँ पे कोई भी जो जॉब है वो हेरिडेटरी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि जो है वंशानुगत चलती हो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ लिखा हुआ है? तो सबसे पहले तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और चूँकि हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है आर्टिकल 326 में, ठीक है, ये बात लिखी हुई है, हर 18 साल का उम्र का व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 54, 55 इनडायरेक्टली होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें एमपी, एमएलए और राज्यसभा के मेंबर, यूटी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, मोस्ट प्रोबेबली बस इलेक्टेड मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ही रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। और जो स्टेट में अगर बात की जाए तो जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर, और यूटी के जो है इलेक्टेड मेंबर, जैसे दिल्ली पुडुचेरी हो गया। लैंडमार्क जजमेंट की बात करें तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में है। दरअसल उस समय हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जो है रायबरेली की सीट से लड़ रही थी, और सामने जो है ये कौन थे, राजनारायण थे। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है काफ़ी मतलब गड़बड़ घोटाला किया इलेक्शन में, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया राजनारायण के द्वारा, और फिर जो है इनका इलेक्शन जो है उसको नलीफाइड कर दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही था इंदिरा गांधी और राजनारायण का मामला। और फिर जाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। मतलब ये एक फैक्टर था, ये नहीं कि उसी कारण लगा दी। PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें जो है वोटर्स का राइट है अपने कैंडिडेट के बारे में जानना और ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में इंश्योर हो। ये दोस्तों जजमेंट जो है PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया था। आज आप देखते हो कि हर नेता की आप जो है एसेट, मूवेबल, अनमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जान सकते हो, उनको डिक्लेयर करनी पड़ती है, इवन सुप्रीम कोर्ट जज को भी या जजेस को भी। चौथा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो दोस्तों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव के बेस पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है। एक इंडियन, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में दोस्तों प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, और जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है एड एंड एडवाइस पे काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। PM जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसा 75 में लिखा हुआ है। 75 क्लास 3 में अगर आप देखोगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। जजमेंट अगर आप देखोगे तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो है जजमेंट है 1974 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर है स्टेट में, उसको एड एंड एडवाइस पे काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और एड एंड एडवाइस जो है ना, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद जो है ऐसा किया गया था 42nd एंड 44th अमेंडमेंट के द्वारा, पहले ऐसा नहीं होता था। SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 2001 का केस है। उसमें ये कहा गया है कि किसी मिनिस्टर का जो है दोबारा रीअपॉइंट करना जो हार गया है बिना इलेक्शन के वायलेट करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
स्टेट लेवल पे देखोगे तो सेम ही प्रोविज़न है, 163, 164, 164 क्लास 2। जैसे यहाँ प्रेसिडेंट था वैसे वहाँ पर गवर्नर है, वो भी जो है एटेंड एडवाइस पे ही काम करेगा। कुछ डिस्क्रिप्शन उसके पास फंक्शन है गवर्नर के पास, जैसे वो चाहे तो जो है बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि उसको हमेशा के लिए रखे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है। उसमें भी जो है तमिलनाडु वर्सेज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का केस अभी 2025 का ही रिसेंट का है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पास की है कि आप बिल को ऐसे रख नहीं सकते हो क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। शमशेर सिंह का केस मैं आपको बता ही चुका हूँ। नमाम राबिया वर्सेज डिप्टी स्पीकर 2016 का केस मैं आपको बता देता हूँ। तो गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग में जो है इंटरफियर नहीं करेगा, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है काम करना है। सिर्फ कुछ डिस्क्रिप्शन पावर जो उसके पास होती हैं, विवेकाधीन शक्ति है, उनको छोड़ दिया जाए। तो अब जो थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंपैरिजन जो है अभी ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूएसए यूके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही चुका हूँ, तो आपको ये समझ आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो पिछले लेक्चर देख के आओ। अब दोस्तों देखिए यहाँ से कितने सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो है। आप देखिए ज़रा यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये मैंने सारी आपकी पीपीटी में डाल दी है। पीपीटी आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मांग सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप देखिए इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो है ये इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा कौन सा साल रहा जब क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा नहीं है? 2013, 14, 14, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20। हमें आप ईयर बता दीजिए जिस समय पूछा नहीं है। 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22 और 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25। हमें आप बता दीजिए कि कौन सा ऐसा ईयर गया है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ना। हर से पूछा गया है। अब आप कहोगे सर जो है क्वेश्चन गिनाने से काम थोड़ा नहीं चलेगा, इसको साल भी करवा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। देखो बेटा बात ऐसी है कि अभी चल रहा है साइलेंट फीचर, ठीक है। अभी हम आपको सिर्फ दर्शन करा रहे हैं। अब ये जो साइलेंट फीचर में मैंने आपको इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो क्वेश्चन दिखाए हैं, ये मैं आपको तब डील कराऊंगा। अभी तो शुरुआत है, ये आज साइलेंट फीचर पे काम है, समझ रहे हो। और ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट्री का जब शुरू होगा ना तब डील कराऊंगा, वहाँ पे डील कराऊंगा। अभी सिर्फ आप जानकारी ले लीजिए कि यहाँ से इतना कुछ पूछा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से, ठीक। तो ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। और बाकी इसको पढ़ाऊंगा कब? तो पढ़ाऊंगा जब पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे, तब इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। आज सिर्फ उन्हीं पे काम होगा जो साइलेंट फीचर से रिलेटेड हैं। दूसरा चीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बेस पे देखा जाए तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, और हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है, जैसे यूएसए में चलता है। तो मैं आपको यूएसए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा कि इंडिया और अमेरिका में क्या डिफरेंस होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपका सेल्फ रीडिंग है। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर जो है इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत सारे, ध्यान में रख लीजिएगा, बुद्धि में डाल लीजिएगा। यूके और अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं पिछले लेक्चर दे करके आया हूँ, उनको पढ़ के आइए, ये आपकी सेल्फ रीडिंग है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इंडिया यूएसए का। और दोस्तों प्रेसिडेंट से जो है यूपीएससी ने ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे 2014 में पूछा है, 2018, 22, 22, 23, 25, तो 14, 18, 22, 22, 23, 25, ये प्रेसिडेंट पे जो है इंडिया के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अगला दोस्तों फिफ्थ फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है फेडरल सिस्टम, लेकिन यूनिटरी वाइज। यानी कि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम दोस्तों दिखता तो है कि स्टेट है, सेंटर है, लेकिन ताकतवर सेंटर ही है, तो ये क्वासी फेडरल है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा केसी वियर ने कहा था, केसी वियर ने। तो इंडिया के पास डुअल पॉलिटी है सेंटर और स्टेट के लिए, लेकिन यूनिटरी वाइसनेस देखने को मिलती है। आर्टिकल फर्स्ट है, या पढ़ लीजिए। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, नो वन हैज द राइट टू सीसेट फ्रॉम द फेडरेशन एंड फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स।
अम्बेडकर दोस्तों इस तथ्य को आर्गूमेंट देते हैं कि यूनिटरी सिर्फ इमरजेंसी में बन जाता है, ऐसा नहीं है, बदनाम ना करो। जैसे जो है मैं आपको कुछ आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल 246 से वो जो है लेजिस्लेटिव पावर को सेंटर और स्टेट में बांट देता है, अपने अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाओ। 249 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में। 250 कहता है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के कानून पे जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। 252 पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है दो या दो से अधिक स्टेट के कंसेंट पे जो है उनके जो है कानून बना, मतलब जो है लेजिस्लेट कर सकती है अगर कोई जो है दो या दो से अधिक स्टेट जो है अपनी स्वीकृति कंसेंट दे देते हैं। 253 कहता है कि पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकती है कुछ भी इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। हमारे यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल ट्रीटी जो है पहले हो जाती है, इम्प्लीमेंट बाद में होती है। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट मुँह फैलाया है, पहले पास भी करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। 254 में जो है सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करता है स्टेट लॉ के ऊपर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मान लो स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है कोई भी कानून बना सकता है। अगर सेंटर ने बना दिया तो सेंटर को मानना पड़ेगा। हालांकि कई सारी जैसे सरकारिया आयोग की जो है रिकमेंडेशन, कई लोगों ने रिकमेंडेशन वगैरह ये दी हैं कि सेंटर को सिर्फ मेन काम देखने चाहिए, जैसे डिफेंस हो गया, सुरक्षा हो गया, फॉरेन मामले हो गए, बाकी सब मामले स्टेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और अगर करें भी तो जो है एक बेसिक गाइडलाइंस पारित कर दें, उसके हिसाब से जो है स्टेट अपना अपना मॉडिफाई कर ले। तो ये सब रिकमेंडेशन जो है कमेटी आपको पढ़ाएंगे अभी आगे आने वाले लेक्चर में। 256 में जो है कहा गया है कि स्टेट जो है उसका ऑब्लिगेशन होगा यूनियन लॉ को इम्प्लीमेंट करना। 257 में कहा है कि पब्लिक सर्विस के डेवलपमेंट के लिए जो है सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन करेगा। 365 में कहा है कि प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती है। तो ये सब यूनिटरी ताकत दिखा रहा है, सेंटर ताकतवर है दोस्तों। इसे लैंडमार्क जजमेंट है, आप देख लीजिए। जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को अक्सर तकलीफ रहती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जैसे तीस्ता रिवर जो डिस्प्यूट है ना, उसमें ममता बनर्जी कहती हैं कि जो है हम नदी का पानी जो है बांग्लादेश को नहीं देंगे, तो मोदी जी की बातें नहीं मानी जाती। तो स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें जो है रीअफॉर्म किया स्ट्रांग है सेंटर। स्टेट जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, तो उसमें कहा गया कि फेडरलिज्म जो है पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, और सेंटर स्टेट की पावर को किस लेवल तक ख़त्म करेंगे, डिसमिस करेंगे, ये भी पावर लिमिटेड है सेंटर की, क्योंकि फेडरलिज्म भी है, ऐसा ना हो कि स्टेट के पास कुछ बचे ना। IR कोयले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। इसमें कहा कि जो 9 शेड्यूल में लॉ पड़े हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ बैकग्राउंड, कि 9 शेड्यूल में जो लॉ पड़े जाते हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। ये सोच करके 9 शेड्यूल बनाई गई थी। दरअसल कुछ ज़मीन से रिलेटेड जो कानून थे उनको उसमें डालना था, क्योंकि ज़मीन जो है, लैंड जो है, प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट होता था। तो 9 शेड्यूल बनाई गई कि उसमें कुछ डाल देंगे तो उस पर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन IR कोयले केस में कह दिया कि ये जो है 9 शेड्यूल में जो पड़े हुए लॉ है वो भी जो है सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि सेंटर जो है 9 शेड्यूल में कोई भी लॉ डाल करके बेसिक स्ट्रक्चर को बाईपास कर दे, समझ रहे हो, फेडरल सिस्टम को। तो दोस्तों ये टॉपिक क्या चल रहा था, ये टॉपिक चल रहा था फेडरल सिस्टम यूनिटरी बाइस। UPSC ने इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। फेडरल सिस्टम पे कई सारे क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है कि फेडरल सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है। तो इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब कहोगे कि कैसे मन कैसे आ गया, उसके पीछे कारण ये है कि दोस्तों फेडरलिज्म पे जो है ये लास्ट लेक्चर है। फेडरलिज्म पे आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा, तो इसलिए जो है जिन लेक्चर को मैं आगे बनाऊँगा जिन टॉपिक पे, उनको मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, उनके क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि वो आगे टॉपिक में कवर होंगे। जैसे फंडामेंटल राइट है तो आगे कवर होगा जा करके, अभी क्या है। लेकिन फेडरलिज्म आज के बाद नहीं पढ़ाऊँगा,
तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो इनको दोस्तों सॉल्व करके मैं लाया हुआ हूँ, लास्ट में मैंने कहीं रखे हैं छुपा करके। ये जो है क्वेश्चन आपके हैं, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। फेडरलिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है यूपीएससी का, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करियो। तो दोस्तों 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2014 में, थो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ द बेसिक फीचर बट इज equally true that federalism under the Indian Constitution lean in favor of strong center, a feature that militates against the center of concept of strong federalism। दोस्तों क्वेश्चन का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, वो कहना चाह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है लेकिन उसमें सेंटर ज़्यादा ताकतवर है। तो इस टाइप का जो है आपको डिस्कस करना है। तो सिंपली आप बता दीजिए कि एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को जो है पार्ट बताया है बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन सेंटर जो है फिर भी बहुत ज़्यादा जो ताकत है उसको रखता है। उसके लिए तमाम सारे आर्गूमेंट मैंने अभी आपको ऊपर दिए, आर्टिकल दिए, वो आप रख दीजिए। जैसे 246 आर्टिकल बता दीजिए कि यूनियन लिस्ट जो है वो डोमिनेंस करती है, रेजिडरी पावर जो है सेंटर के पास है ना कि स्टेट के पास है। इमरजेंसी प्रोविजन में जो है सेंटर ताकतवर बन सकता है, ठीक है। और गवर्नर के जैसे रोल हो गए 356 का जो है मिसयूज कर सकता है, इस प्रेसिडेंट रूल लगवा देगा उस स्टेट में। इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन है जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन है, तो इनसे पकड़ बनी रहती है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनसे पकड़ बनी रहती है सेंटर की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इससे पकड़ बनी रहती है, क्योंकि सब जो है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर गवर्नर के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। फाइनेंस में देखा जाए तो स्टेट जो है डिपेंड है यूनियन के ऊपर। फेडरल प्रिंसिपल जैसे जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल पॉलिटी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये सब फेडरल प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो इंश्योर करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। तो ये जो है बता करके निकल लें, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन में आप ये भी लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, यूनिटरी बायस, जिसके लिए जैसे यहाँ पे जीएसटी काउंसिल है, नीति आयोग है, इंटर स्टेट काउंसिल है, कोलैबोरेशन करते हैं। अभी आपको पढ़ाऊंगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2015 में यूपीएससी ने पूछा था कि रिजल्टिंग टू द ऑर्डिनेंस हैज ऑलवेज राइज्ड कंसर्न ऑन वायलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन व्हाइल नोटिंग द रेशनल्स justifying the power to promulgate ordinance, analyze whether the decision of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power, should the power to promulgate ordinance be repealed। दोस्तों ये देखिए 123 से जो है क्वेश्चन है। दरअसल जो ऑर्डिनेंस की ताकत है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिली हुई है, अध्यादेश जिसको कहते हैं। आपको नहीं पता है ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस दोस्तों जो है जब संसद सेशन में नहीं होती है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट ने गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस पास करवा देते हैं ताकि तुरंत जो है कोई कानून लाया जा सके, बाद में उसको पार्लियामेंट से पास करा लिया जाता है। तो क्या ये जो है मतलब एक प्रकार से ऐसा नहीं लगता है कि जो है वायलेशन है फेडरलिज्म की, है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ भी जो है ऑर्डिनेंस ला देते हैं और बाईपास कर देते हैं पार्लियामेंट को। तो इसके लिए जो है आप आर्गूमेंट दे सकते हो कि अर्जेंट नीड होती है पार्लियामेंट की, और ये जो है गवर्नेंस कंटिन्यू बना रहे, ठीक है, इसके लिए भी जो है ज़रूरत पड़ती है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या करें, करना ही पड़ेगा। इससे फ्लेक्सिबिलिटी जो है क्राइसिस में आ जाती है, जैसे जो है ऑर्डिनेंस के जरिए, जैसे वार चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है, तो ऑर्डिनेंस काफ़ी किफ़ायती रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरसी कूपर केस में कि ऑर्डिनेंस जो है वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। डीसी वाधवा केस में जो है कहा है कि दोबारा जो है ऑर्डिनेंस को रीप्रोमulgate करना यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा है कि ऑर्डिनेंस का मतलब लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि उसको बाद में पास कराना पड़ता है। ये ना सोच लीजिए कि वही हो जाएगा। अगर दोबारा ऐसा होता है ऑर्डिनेंस तो वो जो है डेमोक्रेसी के ऊपर धब्बा है। तो एससी के जजमेंट दोस्तों यही कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आर्बिट्रेरी यूज को, ऑर्डिनेंस का यूज ना हो, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। तो ये क्वेश्चन मैं डील नहीं कराऊंगा। कारण क्या है? कारण दोस्तों ये है कि पिछले ही लेक्चर में मैंने इसको डील कराया है, तो वो लेक्चर पहले देखो जा करके, क्योंकि लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर आपको मिल रहे हैं।
फिर भी अगर आप नहीं देख रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। 2016 में दोस्तों जो है दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो है दिल्ली से रिलेटेड है, वो जो एलजी को ज़्यादा पावर दे देता है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो क्या जो है एक चुनी चुनाई गवर्नमेंट जो दिल्ली में आती है उससे पावर छीन करके एलजी को देना कितना सही है? तो ये फेडरलिज्म से रिलेटेड मामला हो गया। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 जो है दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है एनसीटी का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसमें एक इलेक्टेड असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड किए जाएंगे सीएम के द्वारा। इसने आर्टिकल 239 ए 239 ए बी असर्ट किया। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको एम्पावर किया स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है कानून बनाने का। लेकिन दिल्ली में जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड जो होती है मामले, इन पे सेंटर ही देखता है। पुलिस वहाँ की सेंटर की होती है, पब्लिक ऑर्डर जो है, ठीक है। तो इन मुद्दे पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नहीं बोलेगी, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस, क्योंकि वो देश की कैपिटल है, वहाँ पे सेंटर के पास ताकत चाहिए। एलजी जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखा जाता है यूनियन गवर्नमेंट का दिल्ली में, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों ये है कि अक्सर जो है एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में टसल चलता रहता है। जैसे GNCTD वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस अगर 2018 का देखोगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को जो है एक्ट एंड एडवाइस पे जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की काम करना चाहिए, सिर्फ कुछ रिजर्व मैटर में अगर हटा दिया जाए तो। 2021 में अमेंडमेंट कर दिया और ग्रेटर पावर जो है एलजी को दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, और डाइल्यूट कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट की अथॉरिटी को। इससे फेडरल टेंशन जो है बढ़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है 2019 का मैं आपको बताऊं तो इसी से रिलेटेड पूछा है फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस, विवादास्पद इशू रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज्ड। यानी जिस प्रकार से कोर्ट जो है लेजिस्लेटिव पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उस प्रकार से जो है प्रिंसिपल जो है फेडरल सुप्रीमेसी का और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो है इमर्ज हो रहा है। कई बार आप देखते हो कि कोर्ट जो है इंटरफेयर करती है, जिससे जो है फिर पावर मिलती है और इससे जो है फेडरल का जो सिस्टम वो बना रहता है। तो जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आपने कई बार जो है आर्टिकल 245 से 254 के देखे होंगे, जिससे जुडिशरी जो है न्याय करती है और इंटर गवर्नमेंटल जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करने का प्रयास करती है, और फेडरल सुप्रीमेसी एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाने का काम करती है। फेडरल सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि सेंटर जो है अपने कानून बनाए, स्टेट अपने कानून बनाए, इन पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि रेदर देन वाइडिंग स्टेट लॉ, कोर्ट ऑफ्टन अडॉप्टेड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रीडिंग स्टैट्यूट्स सो both यूनियन स्टेट लॉ ऑपरेट टुगेदर, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट वेयर रीजनेबली पॉसिबल। दिस अप्रोच रिस्पेक्ट्स डुअल फेडरल स्ट्रक्चर एंड लेजिस्लेटिव इनहेंट ऑफ द बाथ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होगा सुप्रीम कोर्ट जहाँ तो जजमेंट ऐसे देती है जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों का काम सेटल हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो वगैरह वगैरह। तो एक मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग जो है गौतम बुद्ध का निकाल करके लाती है। 2019 का दोस्तों क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, फेडरलिज्म से ही। डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों नहीं मिलती है, ठीक है, बल्कि चेक एंड बैलेंस पे आधारित है। जैसे दोस्तों अमेरिका में ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ चेक होता है कि तुमने कुछ काम किया तो हम चेक कर देंगे, तुमने कुछ काम किया, एग्जीक्यूटिव कुछ करेगी तो वो चेक कर देंगे। हमारे यहाँ पे क्या है कि ओवरलैपिंग है फंक्शन की ज़्यादा। जैसे एग्जीक्यूटिव दोस्तों लेजिस्लेचर से ही आती है, तो ये सेपरेशन कहाँ है? ठीक है, तो हम ये जो है एग्जीक्यूटिव, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव की है, वो सब आती कहाँ? लेजिस्लेचर से आती है, तो कहीं गुजर दिया जा करके। जुडिशरी भी अगर देखा जाए तो जो रिव्यू करती है वो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू करती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर, चेक कर देती है। तो जैसे लेजिस्लेटिव दोस्तों एग्जीक्यूटिव को चेक करती है, उसके तरीके हैं। लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव को चेक करने के तरीके हैं क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इम्पीचमेंट। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कैसे चेक करती है? तो उसके बाद ऑर्डिनेंस की पावर है,
इससे जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक करती है, लेकिन ये लिमिटेड है, रिव्यूएबल है ऑर्डिनेंस पावर। जुडिशरी दोस्तों दोनों को चेक कर देती है, ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस चलता रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। 2020 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज emphasized in the Indian Constitution. In the context to justify the filing of the large number of public interest litigation, praying for issuing guidelines to executive authority. तो दोस्तों जुडिशियल लेजिस्लेशन पहले होता क्या है? जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब है कि कोर्ट जो है कोई पॉलिसी को इफेक्टिवली कोर्ट के द्वारा बन के आए। जैसे आपने दोस्तों जो है सुना होगा कि गाइडलाइन अक्सर जो है कोर्ट जारी करता रहता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का कानूनी तो बनाता रहता है जुडिशरी कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट को जो है आदेश देना कि बिल कितने समय तक रिजर्व रहेगा वगैरह। और जैसे एक मुझे याद नहीं आ रहा है 1997 तरफ का है मामला, कौन सी गाइडलाइन थी, विसाखा गाइडलाइन जो है पढ़िएगा उस पर गूगल पे। तो जुडिशियल लिटिगेशन यानी कि जुडिशरी जो है वो अक्सर जो है जजमेंट दे देती है, वही कानून बन जाते हैं, या पार्लियामेंट उस पर इम्प्लीमेंट करती है, पार्लियामेंट उसको बदल ही देती है कानूनों को। जैसे कभी कभी जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो मान लीजिए जो है पार्लियामेंट उस पर कानून बना देती है। कभी कभी जैसे इलेक्शन कमीशन पे जो है जजमेंट दिया लेकिन पार्लियामेंट ने उसको बदल दिया कानून बना करके। तो जुडिशियल इंटरवेंशन जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो जो है पावर खींच रही है लेजिस्लेशन की। पीआईएल दोस्तों जस्टिफाइड है, ये जो उपचार का गैप है उसको दूर करती हैं पीआईएल नहीं आपको पता है, मैं आपको बता दूं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। मतलब सीधा सा उसका ये होता है कि जब बहुत पब्लिक का मामला होता है, पब्लिक फिगर का, तो आप चाहें तो जो है पब्लिक के बिहाफ पे लड़ सकते हैं, चाहे भले आप इंडिविजुअली उस केस से ना जुड़े हों, ठीक। तो ये चीज़ आपने देखी कि जो है मतलब इसमें कुल मिला के जस्टिफाई ये करना था कि जुडिशियल जो लिटिगेशन होता है, नहीं जुडिशियल जो लेजिस्लेशन होता है उसको थोड़ी सी तारीफ करनी थी, थोड़ा सा जो है उसका नुकसान भी करना था, क्रिटिसाइज भी करना था, क्योंकि उससे फिर पावर जाती है ना, तो ये फेडरलिज्म जो फीचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कि लेजिस्लेशन का काम तो कोर्ट का नहीं उसका है, पार्लियामेंट का, तो जुडिशरी का बीच में हस्तक्षेप कर देती है। ये मामला था, सवाल था। 2021 का दोस्तों केस है जुडिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो क्षेत्राधिकार है सीबीआई का, regarding lodging an FIR and conducting proof within a particular state is being questioned by the various state. However, the state power of state to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of the India. दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई जो है हमारे देश में जो है जांच करती है जो बड़े बड़े मामले होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मामला ये था कि जो स्टेट होते थे तो स्टेट कह रहे थे कि अगर आपको हमारे राज्य में जो है जांच करनी है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर चाह रहा है कि ऐसा कुछ ना हो। तो फिर फेडरल का बात फंस रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट ये दिया कि जाइए आप काम करिए जा करके आराम से। जुडिशरी अगर कह दे सुप्रीम कोर्ट तो काम हो सकता है, लेकिन सेंटर के कहने से काम नहीं होगा। तो यही मामला था, उसी को लेकर के सवाल पूछा था। तो सीबीआई का जो जुरिडिक्शन है वो दोस्तों फेडरल स्ट्रेंथन जो है पैदा कर देता है, ठीक है। स्टेट की कंसर्न जरूरी होती है। सीबीआई जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बनी है, 1946 का ये। और सीबीआई को कंसेंट चाहिए होती सुप्रीम कोर्ट की, तब जो है जांच करती है स्टेट में जाकर के। दो 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी से रिलेटेड था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है कि उसमें सेंटर ने जो है स्टेट और दोनों के लिए जो है कानून बना दिया था कि जीएसटी से रिलेटेड, तो जीएसटी में स्टेट भी तो प्रभावित होंगे, तो फिर ये सवाल फेडरलिज्म पे उठ जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा 2023 में। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी था जिसने स्टेट और सेंटर दोनों पर प्रभावी हुआ, रीसेप किया सेंटर और स्टेट, जबकि पावर तो सबकी अलग अलग है।
सेंटर अपना चाहे तो अपना कर ले, स्टेट अपना चाहे तो अपना कर ले, लेकिन इसने दोनों को प्रभावित किया, इसलिए फेडरलिज्म पे फिर सवाल उठ गया। तो आपको ये पढ़ लीजिएगा आंसर, ठीक है। आर्टिकल 246A जो है उसमें दोस्तों जो है लॉ मेकिंग पावर जो टैक्स पे है वो यूनियन और स्टेट को जो है गुड्स एंड सर्विस पे है, लेकिन एक कॉन्करेंट स्कीम है, इसलिए सेंटर जो है इसमें डोमिनेट करता है। तो जीएसटी को आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मानिए कि दोनों जो है कोऑपरेट करेंगे, और अभी जो है जीएसटी में काफ़ी संशोधन हुए हैं। 2023 में दोस्तों जो है लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फेडरलिज्म से रिलेटेड। फेडरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये मैं आपको इतना तो बता ही दिया होगा इतनी देर में। द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलेक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडी बात फंक्शनली एज वेल फाइनेंशियली। आपको पता है कि हमारे देश में समस्या बनी रहती है कि अर्बन लोकल बॉडी को जो है पैसा नहीं मिलता है, फंक्शन करने के लिए उनके पास जो है पावर नहीं है, मतलब अधिकारी नहीं है, वो जो कैपिटल होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, वो नहीं है अर्बन लोकल बॉडी के पास। दो कारण है कि फाइनेंशियल और फंक्शन करने के उनके पास ताकत ही नहीं है। तो स्टेट जो है क्यों नहीं उनको ताकत ये दे रहा है, तो ये फिर जो है स्टेट के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है कि जो फेडरलिज्म आप सेंटर और स्टेट में तो लड़ते रहते हो, लेकिन स्टेट में जो लोकल बॉडी है जैसे अर्बन लोकल बॉडी, उनको पावर कौन देगा? अब तो स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी है, तो उनको पावर दो, फंक्शन करने के लिए कर्मचारी दो, ठीक। तो ये दोस्तों जो है आप चलते हैं अपने पुराने मुद्दे पे। तो ये सारे सवाल जो है यूपीएससी के द्वारा पूछे गए थे, ठीक। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं फंडामेंटल राइट पे। तो फंडामेंटल राइट आपको पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक साइलेंट फीचर है दिए गए हैं, जहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी जो है आपकी श्योर होती रहती है, ठीक है। और ये दोस्तों फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब फंडामेंटल राइट को मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि फंडामेंटल राइट पे अगला लेक्चर अगले जो आने वाले दिनों में लेक्चर आएंगे, तो तब वहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो ये 14 से लेकर के 35 तक जो है 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ये आप चाहना तो पढ़ लेना, वरना लेक्चर तो बाद में आएंगे, ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान अभी नहीं देंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट आपके काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। और इन पे इनका अगर जो है वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट सीधे या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों एक कोट है, आपको पढ़ लेना चाहिए कि एक स्टेट जो है वो इस बात से नहीं माना जाता है कि कितनी वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इस बात से माना जाता है कितनी फ्रीडम वो अपने नागरिकों को देता है, मेंटेन करके चलता है राइट्स को। H.J. लास्की, जिसे मेनका गांधी के केस में कहा था कि आर्टिकल 21 जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अप्लाई कर दिया था, जबकि ऐसा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तो ये एक बार हुआ ऐसा मेनका गांधी केस में। पुत्तस्वामी केस में जो है राइट टू प्राइवेसी को जो है रिकॉग्नाइज किया गया आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। श्रेया सिंगल का जो केस था उसमें जो है 66A का जो आर्टिकल था, नहीं सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, उसको जो है स्टेक डाउन कर दिया गया था क्योंकि वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है रोक लगाता था। IR कोयले का जो केस था उसमें जो है 9 शेड्यूल रिव्यूएबल कर दी गई, मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट से भी जो है यूपीएससी ने इतने सारे 2013 से लेकर के 2025 तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप कहोगे सर साल को कराओगे, तो फंडामेंटल राइट का भी आएगा वीडियो लेक्चर आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, तब साल करवाएंगे, अभी थोड़ी ना करवा देंगे। अभी मेन मकसद आज का टॉपिक है साइलेंट फीचर, तो फीचर पढ़ते रहो। फिर दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, जो नॉन जस्टिसाइबल है, वो गवर्नमेंट को आदेश देते हैं कि इस प्रकार से कानून आपको बनाने हैं। और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, न्याय करने की बात भी कहते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। तो ये दोस्तों DPSP का जब लेक्चर आएगा तब पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अभी आप बस ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो है DPSP में कुछ सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी इस्टेब्लिश करते हैं आर्टिकल्स, कुछ गांधीयन आर्टिकल्स हैं जिसमें विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, लिविंग वेज की बात की जाती है, मनरेगा वगैरह। कुछ जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्टेब्लिश करने की बात यहीं की जाती है 44 आर्टिकल में। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग रहे आर्टिकल 50, ऐसा स्टेट का दायित्व होगा। एनवायरमेंटल हेल्थ की बात होती है,
दोस्तों यूपीएससी एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ जजमेंट हैं, जैसे चंपक जी दोराईजान केस है। इसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो बड़े हैं डीपीएसपी से। केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर, अच्छा ये बता ही चुका हूँ। मिनरवा मिल्स का केस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट और इनके बीच डीपीएसपी के बीच में जो है बैलेंस होना चाहिए। डीपीएसपी से रिलेटेड दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। आप कहोगे सर सॉल्व कब कराओगे, तो आज का वीडियो का टॉपिक सिर्फ साइलेंट फीचर है। इनको सॉल्व करवाएंगे डीपीएसपी वाले लेक्चर में, जो कि आगे भविष्य में आएगा भी। अगला दोस्तों कॉन्सेप्ट है, हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी भी दी गई हैं। ये दोस्तों वो ड्यूटी हैं जो एक नागरिक को जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। ये लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ को जो है लीगली इन्फोर्सेबल बनाया गया है। जैसे राष्ट्रध्वज का, नेशनल जो है फ्लैग का सम्मान करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप अगर नहीं करते हो तो जो है उसके लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। तो इनको ये स्वयं से इन्फोर्सेबल नहीं है, स्वयं से इन्फोर्स नहीं होती हैं, नॉन जस्टिसाइबल है इनका नेचर। लेकिन कानून बना करके जो है पार्लियामेंट इनको इन्फोर्स करने का प्रयास करती है, ठीक। जैसे मान लो आप राष्ट्रगान कर रहे हो, आप राष्ट्रगान ना करें, आप शांति से खड़े रहें, नेशनल एंथम ना करें, आप पे कोई जो है क्राइम नहीं लगेगा। लेकिन आप किसी को राष्ट्रगान करने से मना करते हैं, या मान लो उसको कुछ बंद करें, वो ना कर पाए, तो ये एक अपराध है, ठीक है। तो ये दोस्तों हम भूल जाते हैं कि फंडामेंटल राइट जब हम लेने आते हैं तो मुँह फैला के चले जाते हैं। ये ड्यूटी भी आपकी है, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करो। ये देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकली याद कीजिएगा। जैसे 51A क्लास ए में क्या लिखा है, 51A क्लास बी में क्या, ये सब आपको याद होना चाहिए एज इट इज। जैसे कई बार जो है कुछ लोग साइंटिफिक टेम्पर का प्रचार करते हैं डोंग से, तो वो दोस्तों यहीं से लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना, तो यहाँ से आप कोट करके बता सकते हो, ठीक है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे की ये लगती है कि हमेशा जो है आप एक्सीलेंस को गेन करोगे, एक्सीलेंस को। और यही हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस का जो कोट है ना, वो भी यही है, सीलम परमम भूषणम। वर्चू जो है वो एथिक्स है, यानी कि आप हमेशा एक्सीलेंस का प्रयास करोगे। ये दोस्तों 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 51A क्लास के को। और ये जो है एजुकेशन जो है पेरेंट गार्जियन की जिम्मेदारी होगी प्रोवाइड कराएं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसाइबल हो गया, और ठीक है। ये दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, अभी फंडामेंटल ड्यूटी जब पढ़ाऊंगा तब लूँगा इसको। हमारा स्टेट जो है वो दोस्तों सेकुलर है, इंडियन मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टेट धर्म में हस्तक्षेप करता है, लेकिन पॉजिटिव इंटरफेयर होता है। जैसे कोई भेदभाव अनइक्वलिटी हो रही है, उसको मिटाने के लिए सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, प्रोटेक्शन जो है माइनॉरिटी को देने के लिए हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म पे दोस्तों एक सवाल पूछा था कि फ्रांस जो है इंडिया के सेकुलरिज्म से क्या सीख सकता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी से दोस्तों कोई क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, इसलिए कोई क्वेश्चन उसमें पढ़ा नहीं है। पीपीटी दोस्तों बड़े काम की है, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मांग लीजिएगा। तो दोस्तों सेकुलरिज्म की जो बात है वो आर्टिकल 14, 15, 17, 25 से 28, 29 से 30 जो है आपको फीचर देखने को मिलेंगे सेकुलरिज्म से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों थियोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे स्टेट जो है इंटरवेंशन करता है, लेकिन पॉजिटिव इंटरवेंशन करता है ताकि जेंडर जस्टिस, सोशल रिफॉर्म हो सकें। जैसे मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग जो है हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की बात करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कुछ आर्गूमेंट अभी मैं दूंगा, जो अगर आप आंसर राइटिंग में लिखोगे तो आपका आंसर बेहतरीन माना जाएगा। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, क्योंकि हमारे प्रेमबल में ही लिखा हुआ है। अरुणा राय के केस में कहा गया है कि सेकुलरिज्म का मतलब अथीज्म नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि अथीज्म मतलब कोई ईश्वर में विश्वास ही नहीं, ये जो है अरुणा राय के केस में कहा गया। सायरा बानो के केस में जो ट्रिपल तलाक है उसको ख़त्म किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर किया गया, और जेंडर जस्टिस को पार्ट ऑफ सेकुलरिज्म बताया। तो इस प्रकार से हमारा सरकार हस्तक्षेप करता है, पॉजिटिव से इंटरफेयर। अब हिस्टोरिकल थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लें, जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना लो। जैसे अशोका का एडिक्ट आप देखोगे 7 और 12 दोस्तों जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं।
मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, उसका क्लास 4 और सब क्लास 11 अगर आप देखोगे तो उसमें ऑल रिलीजियस जो है लॉ के बिफोर इक्वल माने गए हैं। मोतीलाल नेहरू ने भी जो है कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। कराची रिजोल्यूशन अगर आप देखोगे तो उसका नंबर 2 अगर आप पढ़ोगे 1931 का, उसमें भी जो है सेकुलर गवर्नेंस की बात की है कराची रिवोल्यूशन में। हिंदू महासभा का BD सावरकर का जो आर्टिकल 7 क्लास 15 पढ़ोगे तो उसमें भी जो है इस प्रकार का आपका कोई हिंदू राष्ट्र की बात ज़्यादा उठेगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में अगर देखोगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी जो है फ्रीडम और रिलीजन और इक्वलिटी पे जोर देते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहते हैं उनके लिए जो है थोड़ा पढ़ना चाहिए, बकवास करने से अच्छा है। तो 2019 में जो है ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता चुका हूँ, सेकुलरिज्म से एक क्वेश्चन पूछा है। अगला दोस्तों साइलेंट फीचर है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सिंगल जुडिशरी है सेंटर और स्टेट के लिए। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती रहती है, अक्सर फंडामेंटल राइट को जो है आपके मेंटेन करती है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करती है। जुडिशरी जैसे आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू करती है, आर्टिकल 32 से जो है आपके फंडामेंटल राइट का जो है 5 रिट उसके पास होती हैं। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 32 को, क्योंकि इसी से जो है आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। आर्टिकल 131 जो है इस सेंटर और स्टेट के जब डिस्प्यूट होते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है रोल रहता है। आर्टिकल 136 में बात की जाए तो स्पेशल लीव पिटीशन जो है इस सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिव्यू कर सकता है, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है उसको जो है संज्ञान में ले सकता है। इसको स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं। और आर्टिकल 136 शायद इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 141 जो है कहता है कि लॉ जो डिक्लेयर किए जाते हैं SC के द्वारा वो सारे बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट पे। आर्टिकल 102 जो है कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, जैसे राम मंदिर का केस हो गया, या अभी जो प्रेसिडेंट को जो डायरेक्शन दिए हैं तमिलनाडु के गवर्नर वाले मामले में, कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 200 जो है वो उस पर भी जो है जुडिशियल रिव्यू भी किया था, तमिलनाडु गवर्नर का स्टेट जो मामला था, इसी की मैं बात कर रहा था। तो 200 भी अब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ गया है। तो जुडिशरी हमारी काफ़ी ताकतवर है। देखिए ना किस पर रिव्यू नहीं हो रहा है, हर चीज़ पर रिव्यू हो रहा है। 226 जो है हाईकोर्ट को रिट जारी करने की बात देता है, ये जो है वाइडर है आर्टिकल 32 से। 227 जो है हाई कोर्ट को अपने जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं उन पर सुपरिटेंडेंस देता है। 245 से 246 जो है जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं यूनियन जो है कॉन्करेंट में घुस जाए, कॉन्करेंट यूनियन में घुस जाए, या स्टेट कहीं पे घुस जाए, तो ये देखने के लिए भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 323A 323B जो है ये ट्राइब्यूनल की बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। जैसे ट्राइब्यूनल क्या होते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं जहाँ पे जो है जल्दी आपको न्याय मिल जाता है, स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन उन पे भी जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब केशवानंद भारती केस में आपको 50 बार चिल्ला ही चुका हूँ। L चंद्र कुमार के केस में कहा था कि जुडिशियल रिव्यू दोस्तों पार्ट ही है बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कुछ भी हो जाएगा। मिनरवा मिल्स का बता ही चुका हूँ, इंदिरा गांधी राजनारायण का बता ही चुका हूँ, SR बोम्मई बता ही चुका हूँ, IR कोहले बता ही चुका हूँ। हटाओ। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आप बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन हैं 2025 तक पूछे हैं। 2013 से कहानी स्टार्ट होती है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिए हैं। साल सर नहीं कराओगे, नहीं कराएंगे, क्योंकि जो है इस पर जुडिशरी जब पढ़ाऊँगा तब कराऊँगा, क्योंकि अभी जो है आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता है नहीं, तो अभी बेसिक ज्ञान लो। अभी फीचर पे बात चल रही है, मेन मकसद फीचर है। हमारे देश में दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप है, सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है, डुबल सिटीजनशिप नहीं है जैसे अमेरिका में होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी दोस्तों जरूर डायमेंशन है, जैसे रीजनल आइडेंटिटी गुजराती, पंजाबी, रिलीजियस आइडेंटिटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, एथनिक आइडेंटिटी नागा, बोडो, गोंड, नेशनल आइडेंटिटी जो है हमारी जो है सर्वप्रथम है। ठीक है, तो भारतीय हैं हम सब। और ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है, जैसे आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 5 हो गया, आर्टिकल 6 से 11 हो गया, आर्टिकल 25 हो गया। ये जब सिटीजनशिप पढ़ाऊँगा तो उसमें जो है आपको पता चलेगा। फिलहाल चाहें तो आप रीडिंग मार सकते हैं।
आर्टिकल 12 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज की बात करता है, यानी कि हमारे यहाँ पे 18 वर्ष का जो है कोई भी व्यक्ति वो जो है वोट कर सकता है, किसी भी कास्ट क्रीड का व्यक्ति हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो भी जो है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 352, 356, 360, 358, 359। तो इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे यहाँ पे हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 352 में पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस होता रहता था, उसको अब आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस में जो है ज़्यादा आपको ग्राउंड मिल जाते थे, आर्म्ड रिबेलियन में कम ग्राउंड मिलेंगे, जिससे जो आर्बिट्रेरी पावर है वो कम होगी। यहाँ पे दोस्तों एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला का केस आपको पता होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी होती है तो उस समय हाइबियस कार्पस की जो रिट होती है उसको हम जारी नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाइबियस कार्पस की रिट जारी नहीं होगी, जिससे जो है उस व्यक्ति को निकाल करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस मामले को जो है दोबारा फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है ओवर रूल कर दिया, लेकिन एडीएम जबलपुर का जो केस था श्रीकांत शुक्ला का, ये काफ़ी जो है फेमस था केस है, ये जो है आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा। तो हाइबियस कार्पस की रिट आपको पता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन वो जारी नहीं कर सकता, उसने कहा था, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। 1976 का ये जजमेंट है एडीएम जबलपुर का। बाकी पुत्तु स्वामी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसमें कहा था कि जो है पुत्तु स्वामी में जो है एक तो पहला तो कहा था प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है, दूसरा ये कहा था कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है वो नॉन सस्पेंडेबल है, और ओवर रूल कर दिया एडीएम जबलपुर का केस के मामले को, यानी कि 20 और 21 जो है आपके हमेशा बने रहेंगे और ये हाइबियस कार्पस अप्लाई हो जाएगी, ओवर रूल हो गया पुट्टू स्वामी में। 14 दोस्तों फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना, जुडिशरी अपना काम करती है। ये उससे रिलेटेड दोस्तों आर्टिकल है 50, 74, 75, 79 से 122, ये सब जो है सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इनको आप रीडिंग मान लीजिएगा। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। अरिस्टोटल दोस्तों सबसे पहले पैदा हुआ था जिसने जो है सेपरेशन ऑफ पावर किया था, मॉडर्न समय में मॉन्टेस्क्यू ने किया है। अरिस्टोटल ने डिलिबरेटिव, मजिस्ट्रियल और जो है जुडिशियल इसका सेपरेशन ऑफ पावर किया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी इस्टेब्लिश करता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315, फाइनेंस कमीशन 280, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो ये आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो कि कैग यानी कि कंट्रोलर जनरल से पूछा है, कैग से फिर पूछा है, और इलेक्शन कमीशन से अक्सर पूछता रहता है, जैसे 2025 में दोस्तों जो है अटॉर्नी जनरल से पूछ दिया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, आप देख लीजिए, कैग से पूछा है, कैग से पूछा है, इलेक्शन कमीशन से पूछा है, अटॉर्नी जनरल से पूछा है, इलेक्शन कमीशन से पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, मैंने आपके सारे पीपीटी में डाल दिए हैं। और दोस्तों टीएन सेशन जो है इलेक्शन कमीशन हमारे देश के बहुत अच्छे थे, और उनका केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कहा था जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के पास प्लेनरी पावर है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन के समय जो है इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, ठीक है। डीएम भी चाहे तो अपना बदला उसी समय ले सकता है। 3 टियर गवर्नमेंट हमारे देश में विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, जिससे शेड्यूल डाली गई है, जैसे 73 से पार्ट 9 डाला गया है और 74 से पार्ट 9A डाला गया है, अर्बन लोकल बॉडी बनाई गई हैं, और 73 से जो है विलेज वगैरह जो है गांव में जो है, और SC/ST का जो 1/3 सीट जो है रिजर्व रहेगा। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है किया गया है गाँवों के उसमें, ठीक है। 74 अर्बन के बारे में बात करता है, ये रूरल के बारे में बात करता है 73, ठीक है। तो ये दोस्तों उससे रिलेटेड जो है प्रोविज़न है। और अर्बन और लोकल बॉडी से जो है अक्सर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, जैसे ये देखिए जो है 2015 से लेकर के 2025 तक के जो अर्बन और लोकल बॉडी से क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, वो मैंने आपके डाल दिए हैं। अब दोस्तों 17 नंबर पे आ जाते हैं। तो नेचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो कोई दोस्तों कहता है कि बारो किया गया, उधारी पे लिया गया है, दूसरे देशों से चोरी किया है उधार पे,
तो कोई बैग ऑफ बोरिंग कहता है, कोई बारोड कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जैसे आइवर जेनिंग जो है बारोड कहते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं मॉरिस जॉन्स, बार्गेन मतलब जो है दूसरों से लिया है, जैसे यूके, यूएसए, आयरलैंड, ये सबसे क्या लिया है। तो मैं आपको देखिए पिछले लेक्चर अगर आप नहीं देख के आए, उनको नहीं पता है कि किस देश से हमने क्या लिया, तो आप बोलते ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने काफ़ी चीज़ें उठाई हैं, पिछले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। तो अन इंडियन है, यानी कि जो है हमने विदेश का जो है ज़्यादा लिया, जैसे कि हनुमंतैया कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं, कि हम बीना और सितार का म्यूजिक सुनना चाहते थे लेकिन हमें इंग्लिश का बैंड देखने को मिला। आलोचना कर रहे हैं। अन गांधीयन है, गांधी का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डीपीएसपी में गांधी का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो है, ठीक है। तो ऐसा भी लोग कहते हैं। पंचायती राज अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो गांधी का सपना था। दूसरा व्यू दोस्तों इंडिजीनियस है, जिसमें लोग कहते हैं कि नहीं, हमने जो है इंडियन रूट से ही उठाया है, जिसे अमर्त्य सेन कहते हैं अपनी बुक द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में, कि वेस्ट सभा और समिति। तो हमारे यहाँ पे वैदिक एज में मैंने आपको एंसेंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको कोर्स पढ़ाया है, उसमें मैंने एंसेंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि वैदिक एज में जो है सभा और समिति होती थी, जो लेटर वैदिक एज में जो है इंपॉर्टेंस खो दी थी जिन्होंने। तो सभा और समिति तो वगैरह इलेक्टेड वगैरह तो हमारे यहाँ बहुत पहले डेमोक्रेसी है, ये हमें क्या सिखाएंगे। तो गण सभा, वज्जी और लिच्छावी, मैंने आपको महाजनपद जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक थे, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे बहुत पहले। प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री जो कल्चर है वो हमारे देश में जो है बहुत पहले से डिस्कशन, डिबेट, डिसीजन, ये सब फिलॉसफी वगैरह सब पहले होता था, याज्ञवल्क्य। लेकिन इन्होंने 4D को जो है काफ़ी खतरनाक बताया, जिसको डिस्ट्रप्शन कहते हैं पार्लियामेंट में, जो आज भी होता है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो गांधीयन आइडल्स को जो है दिखाते हैं, सोशल जस्टिस को। और एक दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन व्यू है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ों को हमने उठाया है, ठीक है। और ये कंबाइन करते हैं नेशनल सॉवरेंटी को यूनिवर्सल वैल्यू के साथ, ये जो पूरे दुनिया में जो है ज़रूरी हैं। तो अलेक्जेंडर सोमेक जो है इसके माने जाते हैं कॉस्मोपॉलिटन व्यू के। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन ही है, क्योंकि वो जो है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसी जो भावनाएं हैं जो पूरे दुनिया को ज़रूरी हैं, वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। माधव खोसला और प्रताप भानु मेहता दोस्तों जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े जो है विख्यात स्कॉलर विद्वान है। तो वो कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल वैल्यू है, और ये इंडिया का जो है प्लूरल और डाइवर्स सोसाइटी को जो है दिखाता है, कॉस्मोपॉलिटन फीचर है। अम्बेडकर जो है कुछ इन तथ्यों के काउंटर आर्गूमेंट देते हैं कि हमने किसी से बारो नहीं, उधार पे नहीं लिया है, बल्कि हमने बेस्ट फीचर जो फॉरेन के थे उनको अडाप्ट किया है, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है उसका मॉडिफिकेशन किया है, जो इंडिया की रियलिटी है, प्रैक्टिकल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। तो ये जो है अम्बेडकर का तथ्य है। कुछ ने कहा कि अन इंडियन है, तो ये कहते हैं कि जो है हमने गांधी के जो आइडल्स थे, जैसे जो है गांधी जैसे अम्बेडकर में मतभेद था, वो ये था कि अम्बेडकर नगरी को जो है ज़्यादा देते थे बढ़ावा, और सेंट्रलिज्म को जो है ज़्यादा ताकत देते थे। गांधी जो है डिसेंट्रलिज्म को मानते थे और जो है गाँवों को ज़्यादा ताकत देते थे। तो अम्बेडकर जो है उनकी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम जो है इसे फालतू के प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो है ही ध्यान मतलब देंगे, और ये फालतू की विलेज पंचायत और जो है डिसेंट्रलाइजेशन पे ध्यान नहीं देंगे, हम प्रैक्टिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये काउंटर आर्गूमेंट था अम्बेडकर का गांधी जी के उसमें। तो दोस्तों कुछ डॉक्टर मैं आपको बता दूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट अक्सर कहती रहती है कि जो है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो है वकालत करती रहती है। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी जजमेंट की व्याख्या करते समय सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो है उस पर क्या बात बोल रहे थे। ये बात अपने दिमाग में कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जजमेंट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्रिन का आप कुछ भी वकालत कर रहे हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट हुई उनको भी तो जो सुनिए, वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी बात बता दी आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट भी आपको सुननी चाहिए। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं चिल्लाते घूमना है जुडिशरी को, कुछ भी वकालत कर देते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दोस्तों ये कुछ मेंबर हैं, उनके कुछ आर्गूमेंट हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। ये आपका स्वयं रीडिंग है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों क्वासी फेडरल है, ठीक है। क्वासी फेडरल का मतलब सेंटर ज़्यादा ताकतवर है और स्टेट कम है। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। जबकि माधव खोसला कहते हैं कि हम जो है कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, इसलिए हम कहते हैं कि जो है हम लोग क्वासी फेडरल हैं। तो माधव खोसला जो है इंडिया को बचाते हैं और कहते हैं कि जो है इंडियन फेडरलिज्म सुई जनरिस है। सुई जनरिस का मतलब यूनिक है। ये जो मैं बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ ना, ये सबको आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जा करके।
ये जो मैं इतने लेवल का जो है लेक्चर आपके साथ लेकर आता हूँ, ये सब कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये लक्ष्मीकांत तो पुराने लाल पढ़ के नहीं आता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और जितना हो सके कमेंट किया करो, बेहतरीन बताया करो कि जो है क्या चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये देख लो जाकर, कहीं पे आपको मिल जाए। चैलेंज करता हूँ ओपन इस बात का है। तो माधव खोसला जो है वो कहते हैं कि आप दरअसल अमेरिका के साथ तुलना करते हो फेडरल की। तो फेडरल को अमेरिका से तुलना क्या करना है कि अमेरिका में ऐसा है तो हमारे यहाँ, अरे हम अपना इंडिया का हमारा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्वासी फेडरल जो लोग कहते हैं, जैसे आइवर जेनिंग्स के, क्वासी फेडरल किसने कहा था, किसने कहा था, केसी वियर ने कहा था। दोस्तों दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव, जैसे नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टर्म एच बिर्च के द्वारा दिया गया था। और जैसे जो है इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 256 263, जिसमें स्टेट काउंसिल क्यों है, कोऑर्डिनेट के लिए तो है, और पार्लियामेंट के लॉ से जो है स्टेट कंप्लाई करेंगे, ऐसा आर्टिकल 256। नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, ये सब कोऑर्डिनेट के लिए तो बनाए गए हैं। तो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा 3, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो हमारा जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेट करते हैं हम। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, यानी कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट हैं वो सब इक्वल नहीं है, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा ताकत है, किसी के पास कम का ताकत है। अगर आपने शुरू से लेकर अभी तक लेक्चर देख रहे होगे तो आपको मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बता चुका हूँ। जैसे आर्टिकल 370 371 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल। कम्पिटेटिव फेडरलिज्म है, हमारे यहाँ पे कम्पिटिट होता है, जैसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है, उसका कारण ही यही है कि जो कंपटीशन जो है उसको जो है प्रिवेल करना हमारे स्टेट के बीच में, ताकि जो है एफिशिएंसी और जो है गवर्नमेंट अच्छे से काम करें। तो कम्पिटेटिव फेडरलिज्म भी है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में जो है एक डेडिकेटेड चैप्टर जो है कम्पिटेटिव फेडरलिज्म पे बनाया गया। उसका मकसद ही यही था कि सेंटर स्टेट जो है अपनी अपनी दशा को जाने और वो अच्छे से काम करें, कंपटीशन करें। ये दोस्तों 2020 में क्वेश्चन कंपटीशन से ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका डाल दिया मैंने। सेंटर स्टेट का जो है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भी दोस्तों बनाई गई है, ताकि सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन बना रहे। जैसे फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन पे दोस्तों 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 से बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 5 साल के लिए बनती है। फिर दोस्तों सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन के लिए जो है एक इंटर स्टेट काउंसिल भी 263 से बनती है। ये इंटर स्टेट मैटर्स जो है देखती है। आपको पता होना चाहिए इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले सकती है, क्योंकि ये जो है राज्यों का और सेंटर का अपना मामला होता है, इससे बाहर रखा गया जुडिशरी को। फिर दोस्तों जुडिशरी जो जीएसटी काउंसिल है 279A से बनाई गई थी अमेंडमेंट करके। ये भी दोस्तों एक प्रकार से कोऑर्डिनेट ही तो करती है कि टैक्स कैसे बांटा जाएगा वगैरह वगैरह। तो जीएसटी काउंसिल से भी 2017 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये मैं आपको डील करवा चुका हूँ, अभी मैंने आपको साल भरवा दिया था। हाँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेट का काम करते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, जोनल काउंसिल हो गई। जोनल काउंसिल मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पार्ट 1 पढ़ाऊंगा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन टेरिटरी, तब मैं आपको बताऊंगा जोनल काउंसिल, ठीक है। तो ये सब कोऑपरेशन का ही काम करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से डाला गया था। और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, जिसके प्रोविजन आपको पार्ट 4 में DPSP में जो है आर्टिकल 43 भी, और फंडामेंटल राइट भी आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करना। और जो है अब दोस्तों कुछ जो है पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कंट्री जो है एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है, ठीक है। जैसे इंडिया कनाडा एक फिजिकल बाउंड्री। स्टेट जो है ये एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है, ठीक है। इसके स्टेट के 4 फीचर होते हैं, जैसे पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। नेशन जो है एक सोशो कल्चरल और इमोशनल कम्युनिटी होती है। ये शेयर्ड लैंग्वेज, एथनिसिटी, हिस्ट्री और ट्रेडिशन पर बेस्ड होती है। शेयर्ड रेस जो है एक बायोलॉजिकल ग्रुपिंग है, ठीक है। जैसे जो है मोगोलॉयड, नेग्रोइड, ये रेस है। एथनिसिटी जो है कल्चरल आइडेंटिटी होती है, एथनिसिटी, ठीक है। और ये बेस होती है रेस पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे, रीजन पे, एथनिसिटी। जैसे तमिल, नागा, मौरी जैसे न्यूजीलैंड के हो गए। अभी थोड़े दिन पहले मौरी चर्चा में थे, आप बताइए, जो है यूट्यूब पे देख लीजिएगा। कास्ट जैसे ये एक हेरिडिटरी इंडोगेमस हियरार्किकल सोशल ग्रुप है कास्ट, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छूत वगैरह। आर्टिकल जो है एक प्रोविजन होता है, ठीक है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का। सेक्शन जो है ये डिवीजन होता है किसी भी लॉ का। जैसे मान लीजिए जो है
कानून है, ठीक है, तो उसके सेक्शन जैसे नंबरिंग की जाती है। जैसे मान लो जो है आया, मान लो कोई भी कानून आया कि मान लो नकल रोकने का, तो उसके सेक्शन 1 में क्या लिखा है, सेक्शन 2 में क्या लिखा है, नंबरिंग की जाती है कि पहले ये बात याद रखना, फिर ये याद रखना, तो सेक्शनिंग। आर्टिकल बड़ा होता है, लॉ जो है वो आर्टिकल के अंदर रखा जाता है, और लॉ में दोस्तों होते हैं सेक्शन। एक्ट क्या होता है, तो एक्ट जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास हो जाए वही एक्ट होता है। अमेंडमेंट क्या होता है, तो कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में होता है तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है, तो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड होता है गवर्नमेंट के पीपल के द्वारा, लेकिन फेयर और फ्री इलेक्शन होने चाहिए, जो कि रसिया में नहीं होते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी। मोनार्कियल डेमोक्रेसी दोस्तों यूके में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट हेरिडिटरी होता है। और अरिस्टोटल ने दोस्तों गवर्नमेंट के जो है ये टाइप बताए हैं, आप इसको स्वयं से पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट दोस्तों सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन है अथॉरिटी का, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका लेक्चर खत्म हुआ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट अच्छी सी मार दीजिएगा जो भी आपको पसंद आया हो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।